अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हर सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ, ताकि हमारा आगे आने वाला दिन और हमारी ज़िंदगी बेहतर और अच्छी गुजरे और पॉजिटिव सोच और अप्रोच के साथ गुजरे। अब होता क्या है कि हम बहुत सारे काम ऐसे कर रहे होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हम करना चाहते हैं, सोचते हैं, लेकिन उन्हें कर नहीं पाते। लेकिन होता क्या है हमारी ज़िंदगी में कि हम कोई भी काम करने का सोचें और उसके लिए अगर जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, हम तदबीर नहीं करेंगे, तो हम उस काम को ना ही कर सकेंगे और ना ही उसमें कामयाबी हासिल होगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि अगर तुम कोशिश करोगे तो अल्लाह ताला यानी मैं तुम्हें रास्ता ज़रूर दिखाऊंगा, रास्ते ज़रूर निकालूंगा। लेकिन बात वही है कि हम वो पहला स्टेप लेने में बहुत ज़्यादा हमें डर लगता है, हमें बहुत सारे खदशात होते हैं, हम किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करते। और फिर पहली बात तो ये हम काम से रिलेटेड बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हमारे रिलेशनशिप्स हैं। हम देखते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स में बहुत सारे मसाइल होते हैं, हमारे घर में वालिदैन के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, बहन भाई के साथ। लेकिन होता क्या है कि क्या हम उन्हें दुरुस्त करने की या उसमें सुधार पैदा करने की कोशिश करते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो वैसा बहुत शायद बेहतर होगा। लेकिन क्या हमने उनमें सुधार पैदा करने के लिए बात की है, कोशिश की है? देन अगेन तीसरी चीज़ जो हमारे साथ होती है वो हमारे काम से मुताल्लिक, जैसे भी मैंने कहा, घरों से मुताल्लिक कहा। और हम ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहें, अल्लाह ताला की तरफ हमें रुजू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए भी कोशिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम चाहेंगे कि हम बहुत सारी नेमतें हासिल कर लें, ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो जाएं, बहुत दौलत और शोहरत हासिल कर लें, लेकिन जब तक आप उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आप अपने वो गोल्स या वो जो भी चीज़ आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं नहीं कर सकते। तो किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपका पहला स्टेप जो है वो है कोशिश। आप सोचें और कोशिश कीजिए हमेशा अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ। तब आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ कोई भी काम करने का आगाज़ करेंगे तो आप उसको यकीन करें कि उसका एंड रिजल्ट हमेशा अच्छा ही मिलेगा। बज़ाहिर आपको लगेगा कि शायद आप कामयाब ना हुए, आपने कोई कारोबार शुरू किया, ख़त्म हो गया, आपको सक्सेस नहीं मिली, लेकिन अगर आप उस पर डीप थिंकिंग करेंगे तो आप उस चीज़ से, उस बैड एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ पॉजिटिव निकाल लेंगे, सीख लेंगे, आपको तजुर्बा होगा। तो कोशिश कीजिए, हमेशा अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल रख के कीजिए और अल्लाह ताला जब कोशिश की जाती है तो रास्ते ज़रूर निकालता है। तो इसी हवाले से जब हम कोरोना के हवाले से बात करते हैं तो अल्लाह के वास्ते कोशिश ये भी कीजिए कि एहतियात कीजिए, अपना ख्याल रखिए, लोगों का ख्याल रखिए और कोशिश यही कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि अपने घरों तक महदूद रहिए, घरों से बाहर ना निकलिए, क्योंकि हालात बतदरीज ख़राब हो रहे हैं। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स उनसे बात करते हैं। डॉक्टर आदिल हैदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि डीन है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के। वेलकम टू द शो डॉक्टर आदिल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और साथ साथ मेरे साथ डॉक्टर फलक कादर भी हैं जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं एंड और हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर फलक, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। सबसे पहले जिस तरह हमने देखा कि कल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कहा गया कि लॉकडाउन में अब नरमी का फैसला किया जा रहा है। सैटरडे से अब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगी, SOPs डिज़ाइन किए गए हैं, सूबों से मुशावरत भी हुई है। डॉक्टर्स इसकी शदीद मुखालफत कर रहे हैं और आपकी नज़र में डॉक्टर आदिल ये फ़ैसला किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि ऑपोजिशन शदीद मुखालिफ है और जो हमारे साथ डॉक्टर्स हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि खोल दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अगेन। देखें, डॉक्टर जो बात कर रहे हैं वो साइंटिफिक बेसिस पे ये बात कर रहे हैं कि नंबर केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अभी हम जो है ना, हम जब से कह रहे हैं कर्व है, उस कर्व ये ऊपर जाएगी, उस कर्व को थोड़ा फ्लैटन करना है, वही बात हो रही थी। और ये जो बंद किया गया उससे कर्व इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था, अब कर्व एकदम बढ़ना शुरू हो रहा है और अब हम लॉकडाउन ईज कर रहे हैं। 400 केसेस पर डे। हाँ, तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। देखिए, तो जो बात कर रहे हैं वो एपिडेमियोलॉजिकली बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अब जहाँ तक पॉलिटिकल इशू है कि ये इस वक्त खोलना चाहिए बिकॉज इससे जो कोलैटरल डैमेज है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग जो हैं वो खाना नहीं खा सक रहे हैं, ये वो भूख का चैलेंज। सो दीज आर डिफ़िकल्ट थिंग्स, इनको बिल्कुल बैलेंस करना चाहिए। मैं उस बात पर नहीं कह रहा कि खोलना चाहिए, ये नहीं खोलना चाहिए, मगर जो हम कर सकते हैं बैठे हुए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कल हम घर पे अब चूँकि नमाज़ पढ़ रहे हैं तो जो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं
वो आपस में ना थोड़ी सी शैतानी कर रहे थे नमाज के बीच में, एक 4 साल का एक 7 साल का, और उनको फिर बात में समझाया कि देखें इस तरह से आप नहीं कर सकते, बिल्कुल सही तरह से खड़ा होना पड़ता है। एक कौम है जो कि नमाज के लिए फॉर एग्जांपल हम बिल्कुल तरीके से खड़े होते हैं, हमें एक इंटरनली एबिलिटी है कि हम चीज़ को प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं, डिसिप्लिन में बिल्कुल डिसिप्लिन में कर सकते हैं। इसी तरह से मैं बच्चों को समझा रहा था कि देखिए एक नमाज के वक्त आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, आपको किस तरह से खड़ा होना चाहिए। इसी तरह से जो बात हो रही है सोशल डिस्टेंसिंग की, और हमें पता है हमें क्या चीज़ें करनी है। देखें मास्क पहनने चाहिए, अभी मैंने और आपने मास्क नहीं पहने, मगर हमने आते ही बोला कि तकरीबन 6 फीट का फासला हमें है। आपके जो कैमरामैन हमारे साथ हैं, सैनिटाइजर यहाँ पर है, इन्होंने मास्क पहने हुए हैं सबने। तो इस तरह के आपने जैसे प्रिकॉशंस लिए हैं, सबको दुकान में हर जगह में इस तरह के प्रिकॉशंस लेना लाजमी। इस वक्त हमारा टाइम ये है कि अगर ये खोल रहे हैं तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम और परफेक्ट तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, फिज़िकल डिस्टेंसिंग, ये सैनिटाइज़र, हाथ धोने का बार बार इस्तेमाल, और अपनी सेल्फ असेसमेंट कि यानी कि अगर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी नज़ला है, मुझे लगता है मुझे बुखार है, मुझे लगता है मुझे सिम्टम्स हैं, तो मैं पहले अपना फ़ौरन टेस्ट कराऊँ, और मैं बिल्कुल लोगों के साथ में जाऊँ। क्योंकि देखिए ये रमज़ान का टाइम है, बिल्कुल हमें अपने ऊपर रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए कि किसी और को हम बीमार ना करें। बिल्कुल डॉक्टर फलक, अब बात यही है कि हुकूमतें जो जिस हद तक कर सकती थी, और अभी इमरान खान साहब ने भी जिस तरह कहा कि देखें भूख इतना बड़ा चैलेंज है कि हम करें तो क्या करें, ना करें तो क्या करें, लोग अगर कोरोना से नहीं मरे तो भूख से मर जाएंगे। हमारे यहाँ सूरत हाल दीगर ममालिक से या हमारी इकॉनमी की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। तो ठीक है अगर आप खोल भी रहे हैं, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत से ज़्यादा अवाम पर आ रही है, और अवाम इस चीज़ को अगर अभी भी तस्लीम नहीं करेंगे कि कोरोना तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा। इस वक्त अवाम को कितना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा डॉक्टर फलक? जी बिल्कुल, देखें अब अगर लॉकडाउन ओपन होने जा रहा है तो आवाम को रिस्पॉन्सिबल इस तरह होना है कि SOPs को प्रॉपर तरीके से जो है वो फॉलो करें SOPs को। और जो क्राउडेड एरियाज़ होते हैं, जो मतलब मैंने देखा है अभी इवन लॉकडाउन के दौरान भी लोगों के अंदर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई मुजाहिरा था ही नहीं, लोग जमा हो रहे थे एक जगह, और इवन जो ये चीज़ें खाने पीने की जहाँ मिलती हैं वहाँ पर एक साथ जमा खड़े हुए, इवन यू नो कि हमें फासला रखना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर लेट्स सपोज लॉकडाउन ओपन होता है और सारी चीज़ें नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाती हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको समझ आ रहा है तो उनको प्लीज़ मेरी, बल्कि इवन ओवरऑल सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मास्क से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी सोशल डिस्टेंसिंग है, ठीक है। अगर आप कहीं, वैसे तो ओवरऑल अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र भी अपने साथ रखें, और हाथ भी ना मिलाएं। ये तो खैर हम आप लोगों ने छोड़ भी दिया है हाथ मिलाना, पर लोगों ने एक चीज़ को नहीं छोड़ा, क्राउड को जमा करना। इस चीज़ को जो है प्लीज़ इस चीज़ से दूर रहें। अगर आपने शॉप्स ही ओपन की हुई हैं तो आप शॉपकीपर भी जो है वो सेफ्टी मेजर्स पर या प्रिवेंटिव मेजर्स पर बहुत अच्छे तरीके से उसको फॉलो करें, ग्लव्स पहने, हाथ में मास्क का इस्तेमाल करें, और जो है वो अगर कोई कस्टमर भी उसके पास आया है तो उससे काफ़ी फासले पे खड़ा रहे, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स है जिसके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और उसकी वजह से और लोगों बहुत इजीली और लोगों को ट्रांसफ़र हो सकता है वायरस। तो ये सब जो चीज़ें हैं उस पर जो है अमल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है, और हमें नहीं मालूम कब तक कोरोना जो है वो मतलब वो चलता रहेगा। अब चीज़ों को अगर लाइफ को हमें एडॉप्ट करना है तो हमें इसी तरह करना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल, हाथ ना मिलाएं एक दूसरे से, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, हाथों को धोते रहें, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अपने छोटे बच्चों को भी एजुकेट बात करें। ये है कि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आवाम के ऊपर आ रही है, और दूसरी बात ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है स्टिल, तो आपको मार्केटों में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप जा रहे हैं तो जो आपको बेसिक कपड़े शपड़े जो भी चीज़ लेनी है उसे लीस्ट प्रायोरिटी पे लें, और फौरी तौर पर अपने घर को जाएँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी मार्केट घूमेंगे, जो कि हमारी यहाँ ख़वातीन अमूमन करती हैं। तो मैं डॉक्टर फलक से भी इससे पूछूंगी कि मार्केट जाने के लिए प्रैक्टिस क्या हो। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। डॉक्टर आदिल, अभी जो हम अपने अस्पतालों में सूरत हाल देख रहे हैं, जी जी, कैपेसिटी अभी हमारे पास
कितनी है? कि हम और पेशेंट्स आते जाएंगे, उनको किस हद तक मैनेज कर सकते हैं? आउटलाइन कुछ और चेंज की गई है लॉकडाउन में रिलीफ देने के बाद, या स्मार्ट लॉकडाउन में चेंजेस आने के बाद हुकूमत की तरफ से, आप लोगों के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से क्या जो है ना वो हो रहा है? आपसे सवाल का जवाब लूँगी, लेकिन कॉलर भी हमारे साथ जमील। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैं काफी दिनों से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बात हो नहीं सकती, बिजी होती है आपकी लाइन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें ना, लॉकडाउन नहीं खोलना चाहिए, बहुत सख्ती से इस पर अमल कराना चाहिए। भूख से कोई नहीं मरेगा, लेकिन कोरोना ऐसा वायरस है कि ये बहुत तो डेंजरस वायरस है, इससे ज्यादा खतरा है लोगों की जान जाने का। भूख से कोई नहीं मरेगा। तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लॉकडाउन करें, कर्फ्यू लगाएं 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने के लिए, लेकिन इसको इजी ना छोड़ें। अपनी कौम का आपको पता है कि वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं बाजारों में, बैंकों में और हर जगह पे, कोई अमल नहीं करता किसी रूल पे, किसी कानून पे। तो ये बहुत डेंजरस है पब्लिक के लिए। थैंक यू सो मच जमीला, आपने कॉल की कि अब ये लॉकडाउन की तरफ तो हम बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी के हवाले से क्या कोई आउटलाइंस चेंज की गई हैं? जी बिल्कुल। देखें, मैं आखान को रिप्रेजेंट करता हूँ और हमने जैसे आपको बताया था एक पूरा ब्लॉक बनाया है कोरोना डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जोन। उधर हम सिर्फ मरीज़ों को रखते हैं और बाकी पूरा आखान खुला हुआ है और दूसरे दीगर मरीज़ वगैरह के लिए। मगर हर अस्पताल को इस तरह से ही करना पड़ रहा है ना, क्योंकि उनको अपने जो दूसरे मरीज़ हैं, हर किस्म की बीमारियां तो लोगों का हैं, तो उनको इस तरह से एक आइसोलेटेड एरिया में एक ख़ास जगह में रखना पड़ता है। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर अस्पताल जो है वो एक मखसूस नंबर तक कोरोना के मरीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि वो दूसरी जगहों पे जो दूसरे वार्ड वगैरह हैं जहाँ पे कोरोना के मरीज़ नहीं हैं, वहाँ नहीं बढ़ा सकते। तो मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि कोरोना के मरीज़ों के बेड बढ़ाने के लिए एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, आसान नहीं है। अच्छा, अब देखिए प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि अभी तो हमारे पास कंट्रोल में है, ठीक है ना। अभी जो बात हो रही थी कि भाई वेंटिलेटर अवेलेबल हैं, कराची में नहीं है, बिल्कुल इस वक्त अवेलेबल हैं, हमारे पास भी अवेलेबल हैं, पब्लिक सेक्टर में भी अवेलेबल हैं ये वो। मगर इस वक्त आपके सिंध का नंबर क्या आपने बताया आज सुबह क्या है? 400 समथिंग। नहीं, दिन के बढ़ रहे हैं ना, मगर पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 20-25 हज़ार केसेस के करीब है ना। देखिए हमारे जो प्रोजेक्शंस हैं, हर प्रोजेक्शन में तकरीबन यही है कि जून के एंड तक ये सिंध में सिर्फ 50,000 तक केसेस जा सकते हैं। अभी ओवरऑल 9,500 के करीब है सिंध के फिगर्स, यानी कि ये 5 टाइम्स इंक्रीज होंगे जून के एंड तक, ठीक है। अब ये तो मेरे ख्याल में एबिलिटी नहीं है हमारे पास कि जो अभी सूरत हाल है उससे 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाए नंबर ऑफ पेशेंट्स। डेफिनेटली इसको हैंडल करना, तो यानी दोबारा भी लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं ईद के बाद, क्योंकि अभी ये बातें हो रही हैं शायद ईद की वजह से रिलीफ दिया गया है। हाँ, मैं देखिए ये बिल्कुल ख्याल रखना पड़ेगा। अगर नंबर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो फिर हॉस्पिटल्स ओवर सैचुरेट हो जाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में अगर 30-40 हज़ार से ऊपर ये नंबर चला गया तो हॉस्पिटल्स विल डेफिनेटली गेट ओवर सैचुरेटेड, और उसके ऊपर जो है फिर दोबारा लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो हमें, एंड आई नो कि जो चीफ मिनिस्टर साहब और जो कमेटी है और बाकी नेशनल लेवल पे ये नंबर्स इनके पास सारे हैं और वो अच्छी तरह से देख रहे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके ऊपर बहुत क्लोज नज़र रखी जाए, और जैसे ये नंबर उस वक्त तक पहुँचे कि हमारे पास बेड्स कम हो जाएंगे और मरीज़ ज़्यादा हो जाएंगे, एकदम से फिर उसको बदलना पड़ेगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूट के हवाले से भी बात करें, लेकिन जरा डॉक्टर फलक से पहले वो बात करते हैं। अब डॉक्टर फलक, ये जो लोग खवातीन खास तौर पे बाजार जाएं, एक तो बच्चों को अवॉइड करना, बुजुर्गों को अवॉइड करना, और फिर सारे बाजार में फिरना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्या SOPs होनी चाहिए बजाते खुद? अगर आपने बाजार जाना है और आपने अभी शॉपिंग करनी है, ख़रीदारी करनी है, तो बेसिक नेसेसिटीज़ अपनी पूरी करें और वापस आएँ। पिछले दिनों हमने देखा था कि अज़राए मजाक, लेकिन ये वाकई हमने प्रैक्टिसेस देखी हैं कि अगर 2 किलो आलू भी लेने तो 5 खवातीन बाजार गई हैं। तो अगर ये प्रैक्टिस रही तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन ईद तक तो हमारी यहाँ सिचुएशन को कंट्रोल करना। डॉक्टर फलक। बिल्कुल, देखिए ओवरऑल आपने खुद ही बताया कि बहुत ज़्यादा जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम है तो आप बाज़ार जाएं। ओवरऑल कपड़े या जूते ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको बहुत शौक़ हो रहा है तो आप किसी को ज़रूरतमंद को इन्हीं पैसों से आप खाना खिला दें, या फिर जो है वो नीड किसी की पूरी कर दें। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो मार्केटों में जाएँ। और आपको तो पता है ख़वातीन की एक मतलब एक खसूसियत होती है कि शौक़ से कपड़े नहीं पसंद करती, वो हर जगह से जाती हैं, घूमती फिरती हैं, और एक नहीं जाती, उनके साथ पूरी बच्चे और पूरी फैमिली जाती है। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो जाएं, 1 या 2 शख्स ही घर के जाएं, और उसके साथ जो है मास्क का इस्तेमाल, प्लस अगर ग्लव्स
पहन लिए हैं हाथों में, तो क्योंकि वहाँ पर हमें ज़्यादा ये होता है कि मल्टीपल लोगों का एक्सपोजर होता है। एक जो फॉर्मेटिस होते हैं, जो गैर जानदार चीज़ें होती है, उस पर भी वायरस जो है उसकी मतलब आप ट्रांसफ़र देखा गया कि उससे भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आप बार बार एक चीज़ पर हाथ भी लगा रहे हैं तो ग्लव्स पहन लें और सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करते रहें, मास्क पहन लें और सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट मार्केट में मुझे नहीं लगता कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट और इट इज़ पॉसिबल कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। आपको तो पता है कि जो नॉर्मल जो प्लेसेस हैं खाने पीने की, तो वहाँ पर भी लोग नहीं जो है फॉलो करें SOPs को और सोशल डिस्टेंसिंग को, तो मार्केट में कैसे अवेलेबल। तो आप जब मार्केट से घर आएँ तो बात ले लें और बस ज़रूरी चीज़ों के लिए प्लीज़ जाएँ। अच्छा, एक और चीज़ हो रही है डॉक्टर फलक, वो ये हो रहा है कि आपने कहा कि ग्लव्स का इस्तेमाल भी करें। अब ग्लव्स पहन के एक सिक्योरिटी आपको फील होती है कि अब मैंने ग्लव्स पहन लिया, मैं मुंह को भी हाथ लगा लूँ, मैं हर चीज़ को हाथ लगा लूँ, बस मैंने कोई पता नहीं मैं निंजा टर्टल बन गया हूँ। तो ये जो आपने ग्लव्स पहनने हैं, ग्लव्स और मास्क के बावजूद हमने कौन सी एहतियात करनी है जो कि हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा अब बन जाना चाहिए? ये ना हो कि ग्लव्स पहन के अपने आप को चैंपियन समझो और जो ना मुँह पे, आँखों पे, हाथ पे, हर जगह हम टच कर रहे हो। ओवरऑल रक्षा, मैं तो मतलब मैं बहुत सारे लोगों को देखा है वो ग्लव्स पहनते हैं, बट मेरे ख्याल से तो देखिए ग्लव्स जो होते हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, मतलब उसको बार बार हम यूज़ नहीं कर सकते। हम अपने अगर मेडिकल प्रैक्टिसेस में भी देखें तो ग्लव्स पहने हमने एक पेशेंट को देखा, टच किया, हम फ़ौरन डिस्कार्ड करते हैं। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अच्छा वाला सैनिटाइज़र जो आपकी स्किन के लिए ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, अच्छा मॉइस्चराइज़र भी जिसके अंदर मौजूद है और 65% अल्कोहल मौजूद है, तो आप वो इस्तेमाल करें, अपने साथ रख लें और बार बार अपने हाथों को लगाते रहें। या कहीं अगर आप देख रहे हैं कि कहीं ऐसा टैप है जहाँ पर आप अपने हैंड वॉश कर सकते हैं तो हैंड वॉश कर लें। तो ग्लव्स जो है वो पहन कर और ज़्यादा इन्फेक्शन का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि आपने हर जगह हाथ लगाया है, अगर वही आपने हाथ अपने मतलब बैग पर भी लगा लिया, अपनी और चीज़ों पर भी लगा लिया, तो इन्फेक्शन तो ऑलरेडी आपने कैरी कर लिया है ना। तो बेटर आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और वही बात है कि लोग ग्लव्स पहन के ये समझते हैं कि बस अब हम सेव आप तब हैं जब मतलब इसको डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं और बार बार इसको आप जो डिस्कार्ड करके और फिर न्यू पहनेंगे, तब जो है वो आप जो है सेव हैं। और खास तौर पे मार्केट्स और ग्रोसरी स्टोर्स में जब जाएं तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि आप ग्लव्स पहने और उनको वहीं पर जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी। सो हमें अपने लाइफस्टाइल को बहुत हद तक चेंज करें। डॉक्टर आदिल, वन थिंग, एक और चीज़ ये कि हम जो सोशल मीडिया पे जो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और स्टार्टिंग से लेकर अब तक हो रही हैं डिफरेंट चीज़ें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ अभी भी लोग कोरोना पे बिलीव नहीं कर रहे कि कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बस ऐसी ड्रामा रचाया जा रहा है। ये भी एक पोस्ट मैंने देखी कि उसमें कहा गया कि जब ये साबुन से वायरस किल हो जाता है, आपको पता है कि सैनिटाइजर में ये चीज़ें हम डाल रहे हैं, इससे वायरस किल हो रहा है, तो इसकी वैक्सीन या इसके ऊपर अभी तक काम हो के वो चीज़ें अवेलेबल क्यों नहीं है मार्केट में? सो क्या इसका जो है ना वो रीज़न हो सकता है? जी देखें, वैक्सीन जो है, जो सबसे ज़्यादा फास्ट वैक्सीन बनाई गई है अभी तक हमारे हिस्ट्री में, उनको बनाने में 5 साल लगे। देखिए, द फास्टेस्ट बिफोर दिस। अब ये कि काफ़ी ज़्यादा दुनिया में इन्वेस्टमेंट हुई है। गेट्स फाउंडेशन ने दुनिया में बहुत सारी जगहों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बहुत सारे कंपनीज इसकी बिल्कुल रेस कर रहे हैं और एस्टिमेट है कि तकरीबन 18 महीने के अंदर ये वैक्सीन बन के तैयार होकर इतने सैंपल्स बन सकते हैं। ना हो सकता है ये जल्दी हो जाए, हो सकता है कि साल के एंड तक भी हो जाए, मगर मसला ये है कि ये वैक्सीन बनाना और उसके बाद उसकी इफेक्टिवनेस देखना और मोर इम्पोर्टेंटली उसकी सेफ्टी देखना। देखिए कितनी बात होती है कि जी वैक्सीन हो गया, उससे मुझे ये हो गया, क्योंकि वैक्सीन इतने करोड़ों लोगों को लगाएगी, अरबों लोगों को लगाई जाएगी, इसलिए लाजमी है कि वो बहुत सेफ वैक्सीन हो। तो उनका ट्रायल्स करना लाजमी है, उनकी सब चीज़ें चेक करना लाजमी, इसलिए इसमें तो टाइम डेफिनेटली लगेगा। इन द मीन टाइम हम क्या करेंगे? इन द मीन टाइम दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई अगर दवाई इसके लिए बनाई जाए। एक दवाई जो रेमडेसिविर है उसके लिए ऊपर काम हुआ है, उसका एक ट्रायल में लगता है कि उसने जो बीमारी की शिद्दत है उसमें उसने थोड़ी सी कमी की है। उसके और ट्रायल अभी होने हैं। मेरा एक दोस्त अमेरिका में है, वो डॉक्टर है, सर्जन मेरी तरह, और वो ENT का है। उस काफ़ी ज़्यादा वो बीमार हुआ था, रेमडेसिविर ने उसको काफ़ी हेल्प किया, ओपन ट्रायल में था वो। इस तरह से काफ़ी और लोग हैं कह रहे हैं कि पीपल आर सेइंग कि इट माइट वर्क, मगर कंफर्म नहीं है कि ये डेफिनेटली काम करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, अब वो जब तक हमारे पास नहीं आती है ना दवा, तो हमें तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना लाजमी है। अगर हम नहीं रखेंगे तो जो लोग कहते हैं कि ये नहीं है कोरोना, उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि देखिए पूरी दुनिया कह रही है, आप ये बात मान लें। कुछ लोग कहते हैं जैसे इंसान चांद पे नहीं गया,
उसमें किसी और से बात कर रहा था, हाँ इंसान चांद पे नहीं गया। भाई जो गया है, अब आप मान लें इस बात को, आप किस तरह से समझाएं इनको? सही बात है। और अल्लाह ना करे कि आपको शायद तब यकीन है जब कोई आपकी फैमिली में से जो इफेक्ट हो जाए, तो वो वक्त ना आने दे। एक अनसीन चीज है, तो आपको किसी हद तक, और आपका क्या जा रहा है एहतियात करने में, आपके ना पैसे लग रहे हैं ना कुछ और हो रहा है, आपको भाई थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, और किस तरीके से समझा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आदिल फॉर कमिंग इन द शो। डॉक्टर फलक, आपने वक्त दिया शो में, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक इन द शो। तो आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जा रहा है और दुनिया भर में इसे मनाया जाता है। इसका मकसद यही है कि थैलेसीमिया से मुताल्लिक जो आगाही है उसे फैलाया जा सके, और फिर दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में जो इसकी मरीज़ों की तादाद में इजाफा क्यों हो रहा है और फिर इसकी प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है, इस हवाले से काम किस तरह से हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो अभी सूरत हाल है कोरोना पेंडेमिक में, जहाँ पर ये कहा गया है कि तमाम लोगों को अपने घरों में आइसोलेट रखा जाए, अपने घरों में रहिए, तो वहाँ पर जो थैलेसेमिक पेशेंट्स हैं उनको बड़ी तादाद में चैलेंज का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो ब्लड डोनर्स हैं उनकी तादाद में शदीद इजाफा, शदीद कमी देखी गई, जिसकी वजह से जो चैलेंज है वो बढ़ता गया। तो हमने इससे पहले भी कई शोज़ में इस पर गुफ्तगू की थी और आपको बताया था कि कितना बड़ा चैलेंज है कि अगर रोज़ाना की बुनियाद पे जो खून चाहिए होता है वो नहीं पहुंचता, तो बहुत सारे लोगों की जो ज़िंदगियां हैं वो ख़तरों में पड़ जाती हैं। तो हम सब क्या कर सकते हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, आज इस दिन के हवाले से हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। सैयद आरिफ अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि फाउंडर हैं, CEO हैं हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के। वेलकम टू द शो आरिफ अली साहब। और साथ साथ डॉक्टर सरफराज जाफरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि नायब सदर हैं थैलेसीमिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के। आपकी भी आमद का शुक्रिया, और हुसैनी ब्लड बैंक को भी आप देखते हैं। अली फरहान साहब भी मेरे साथ हैं, जो कि पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी से उनका ताल्लुक है, रावलपिंडी इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी वेलकम करते हैं सैयद अली फरहान साहब। सबसे पहले डॉक्टर सरफराज आपसे, क्योंकि पिछले दिनों भी गुफ्तगू रही थैलेसीमिया के हवाले से और जो बड़े चैलेंजेस थे ख़ास तौर पर कोरोना पेंडेमिक के अंदर, लेकिन सबसे पहले बुनियादी चीज़ ये कि जो थैलेसीमिया है वो है क्या पाकिस्तान में, जो इसकी रेशो बढ़ती जा रही है उसकी वजह बेसिक क्या है? शुक्रिया बहुत बहुत। और आज पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जा रहा है, और इसका मेन मकसद ये होता है कि हम इन थैलेसीमिया के एक तो आगाही दे लोगों को, और एक इन बच्चों के साथ इदारे जो हमदर्दी रखें, सिंपैथी हमारे साथ। दरअसल ये थैलेसीमिया ये एक मौरूसी बीमारी है जो माँ और बाप के ज़रिए, ये अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में जो ये रेड सेल पैदा किए हैं, इनका जो काम है वो ये ऑक्सीजन को ले आना। इन हम लोग एक छोटे से खलिए से बने हैं, बहुत सारे खलिए मिलते हैं, एक टिशू के बाद ही हमारे ऑर्गन और हम बने। हर खलिए की ज़रूरत है ऑक्सीजन, अल्लाह ताला ने उसके लिए इंतज़ाम किया। बहुत सारे ट्रॉलर और गाड़ियाँ बना के हमारी रगों में दौड़ा दी हैं। इनका काम क्या है कि ये कुर्रे अर्ज़ में ये 23% ऑक्सीजन है जो हम खींचते हैं, ये ऑक्सीजन फेफड़ों में आती है। जब फेफड़े भरते हैं वहाँ पे ये जो गाड़ियाँ हैं ये जाके उनको भरती हैं ऑक्सीजन को, और फिर ये एक पंप के ज़रिए, ये बीच में जो पंप है जिसे हम दिल कहते हैं, ये पंप जो है फिर हमारे पूरे एक एक खलिए में, एक एक टिश्यूज़ में इस ऑक्सीजन को भेजता है। जहाँ ऑक्सीजन नहीं जाएगी वो खलिया डेड हो जाता है या मर जाता है। और जितनी हमारी डिजीज़ बीमारियों का निसार भी इसी पे है कि जहाँ ब्लड, अब होता ही है कि पैदाइशी तौर से जब माँ के पेट में होते हैं तो हमारे ये नुक्ते जो होते हैं बारीक बारीक, उस वक्त माँ अपनी ऑक्सीजन दे रही होती है हमें माँ के आंवल नाल के ज़रिए प्लेसेंटा से। लेकिन जैसे हम माँ के पेट से बाहर आते हैं पहली चीख मारते हैं, तो वो क्राई जो होती है वो जब हम खींचते हैं सांस, तो उस वक्त ही हमारा सांस लेने का निज़ाम जो है ना अपना काम शुरू करता है। अगर पैदाइश के बाद बच्चों को रोने में सेकंडों की भी देर हो जाए, सेकंडों की भी फ़ौरन रोना ज़रूरी है, तो उतनी देर तक फिर ये हमारा जो रेस्पिरेटरी अमल तो काट दी, अब माँ से तो ताल्लुक ही नहीं, अब ऑक्सीजन कौन देगा, अब हमें खुद पैदा कर दी है। तो हम पहली चीज़ मार के करते हैं और ये फिर हमारा अपना सिस्टम शुरू होता है।
तो इसलिए ज़रूरी है बच्चे का पैदाइश के फ़ौरन बाद रोना। अगर जितनी देर होगी ऑक्सीजन उसके मुख्तलिफ हिस्सों में नहीं जाएगी। अब होता क्या है कि जब माँ के पेट में जैसे पैदाइश के बाद 6 महीने में ये जो छोटे छोटे नुक्ते होते हैं उस वक्त इनका कोई काम नहीं होता, ये बड़े होने शुरू होते हैं। जो माँ के पेट में जो है लोग हमारे रेड सेल होते हैं हम कहते हैं हेमोग्लोबिन फिटिलिस, लेकिन जब हम बड़े होते हैं 6 माह के अंदर ये सारे नुक्ते इतने बड़े हो जाते हैं, इतनी बड़ी गाड़ियाँ हो जाती हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की जिस्म की कि उतनी पूरी कर सकें। लेकिन अगर इसमें फेलियर हो जाए यानी वो ये मुस्तकिल, उसे हम कहते हैं हेमोग्लोबिन एडल्ट, अगर एडल्ट नहीं होते तो अगर कमी रह जाती है तो अगर 5% तक कमी है तो उसे हम थैलेसीमिया माइनर बोलते हैं। 5% गाड़ियाँ उसकी जो है ना वो सही नहीं है। और अगर 50% है थैलेसीमिया इंटरमीडिएट, और अगर इससे ज़्यादा खराबी है तो हम थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। ये वही मेजर बीमारी है जो कि जिसके लिए बच्चे को लाजमी होता है बाहर से हमें गाड़ियाँ उसके अंदर। अब मसला ये कि पाकिस्तान में जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में इजाफा क्यों हो रहा है आरिफ अली साहब, और फिर पाकिस्तान को जिस तरीके से इजाफा होता जा रहा है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि कितने पेशेंट्स हैं, इस हवाले से अगर आपके पास हैं तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और अगर ये तादाद रुकती नहीं है तो आगे कितनी हद तक प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए? शुक्रिया आपका। देखिए मैं इसमें सबसे पहले आपको ये बताऊं कि आगाही नहीं है। अच्छा, गांव गोट और जो छोटे शहर हैं उनकी तो बात छोड़िए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे जो बड़े शहर हैं ना, अगर यहाँ पे लोगों को हम ये बता भी रहे हैं, सारे इदारे मिलके बता रहे हैं कि रिश्ता तय होने से पहले अपने बच्चों का थैलेसीमिया का टेस्ट कराएं, तो सरफराज साहब इसकी तस्दीक करेंगे कि शायद 1% लोग भी जो है वो टेस्ट नहीं करवाते हैं। वो बोलते हैं कि ये फजूल काम है, इसको कोई प्रैक्टिस नहीं है। तो दिस इज़ द बिग रीज़न कि लोग जो है अवेयर नहीं है, और अगर कुछ % अशारिया में जो अगर वो अवेयर भी हैं तो वो इस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये तादाद एक हौलनाक हद तक बढ़ती जा रही है। कल हम 24 चैनल की तरफ से एक घर में गए थे जहाँ पे 2 सगे भाई हैं, उनके 6 बच्चे एक ही घर में थैलेसीमिया के हैं, और वो ये कह रहे थे कि चूँकि हमारे यहाँ लड़का नहीं हुआ था तो हमने बोला ठीक है, अगर ये बच्चे थैलेसीमिया के हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, जब तक बेटा नहीं होगा हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। तो उनके यहाँ लगातार 3 दोनों के इत्तेफाक से बेटियाँ हुई, और चौथा बेटा जो हुआ वो डेथ हो गई उसकी एक भाई की। तो ये वो ख्वाहिश होती है, ये वो इग्नोरेंस होती है कि जिसको हमारे लोग समझना नहीं चाहते या इस पर अमल करना नहीं चाहते, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो फेडरेशन है थैलेसीमिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, वो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताती है हमें कि इस वक्त पाकिस्तान में 1 लाख पेशेंट है, जबकि हम जितनी थैलेसीमिया ऑर्गेनाइजेशंस चूँकि फील्ड में काम कर रहे हैं, हर सूबे में हैं, हर तकरीबन शहर में हैं, तो हमारा अंदाज़ा ये है कि ये तादाद 1 लाख से भी ज़्यादा है। अनरिपोर्टेड भी होंगे, चूँकि हमारे यहाँ कोई मैकेनिज्म तो है नहीं, आपको पता है पाकिस्तान में कोई किसी भी किस्म का, तो ये नंबर्स ऑफ पेशेंट जो है ना कई गुना ज़्यादा होंगे मेरे हिसाब से। तो ये सारी सूरत हाल है कि आगाही नहीं है। हर इदारा अपने तौर पे बेस्ट काम कर रहा है, बेस्ट, लेकिन अवेयरनेस के लिए मासेस पे काम, जैसे आपकी अब ये जो कोरोना की अवेयरनेस हो रही है या डेंगू की होती है या पोलियो की होती है, जिस लेवल पे ये अवेयरनेस होती है ना, जब तक इस लेवल पे नहीं होगी तो शायद कुछ फ़र्क आना शुरू होगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखें ना, मैं इसी तरफ आना चाह रही थी सैयद अली फरहान साहब के पास जाने से पहले, और उनसे ही इस बात से ही आगाज़ कर लेते हैं कि हमारे यहाँ जो बीमारियाँ हैं, क्योंकि इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, गाँव देहातों में लोगों को इतनी चीज़ों का पता नहीं है, तो जो हमारे पास मीडियम है, टीवी या दूसरे सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए जैसे कि हम बाकी बीमारियों के बारे में अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं, समझाते हैं, तो इसके हवाले से होना भी और इस पर बात होना भी कितना ज़रूरी है। कहाँ कोताही हो रही है, कहाँ कमी रह रही है, जिसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी जो है इस बीमारी की वो बढ़ती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज इस आलमी दिन के मौके पर मदऊ किया और इस जो बीमारी है थैलेसीमिया जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके ऊपर रोशनी डालने के लिए इत्माम किया।
बेसिकली थैलेसीमिया ये बीमारी, इसकी जो प्रिवेंशन के हवाले से बात की जाती है, और अभी से नहीं 94 में सबसे पहले प्रिवेंशन का सफ़र स्टार्ट हुआ था, और उसमें जो हमारी जैसे सोसाइटी है पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी, इसके जो प्रेसिडेंट है जनरल सुहेब साहब, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम प्री नेटल डायग्नोसिस जो कि इसकी प्रिवेंशन का बहुत प्योर क्लिनिकल डायग्नोसिस का तरीका है वो ईजाद किया था। तो इसी हवाले से जैसे आपने ये सवाल किया कि इसकी आगाही में, जैसा कि अभी अलवी साहब ने भी कहा कि पेरिफेरल एरिया और साइड पे अगर हम देखें तो रिपोर्टिंग और उसमें वो सारी चीज़ें काउंट करें तो वाकई 1 लाख से भी ज़्यादा इस वक्त बच्चे मौजूद हैं। और इस हवाले से ना सिर्फ सोसाइटीज़ और फेडरेशन बल्कि हुकूमती सतह पर इक़दामात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं मशकूर हूँ उस्मान बुज़दार साहब का, CM पंजाब का, कि उन्होंने भी आज मैसेज दिया, और इस हवाले से गवर्नमेंट लेवल पर अगर पेशरफ्त होगी तो जो पेरिफेरल एरिया ख़ास तौर पर जो हमारे इलिटरेट पीपल हैं उन तक ये बात पहुँच सकेगी कि थैलेसीमिया ऐसा मर्ज़ है कि जिसकी रोकथाम के लिए हमें टेस्ट भी करवाना चाहिए। और इसकी जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि इसकी प्रिवेंशन 100% अवेलेबल है। यानी आप जैसे आपने कोरोना वायरस की देखा है इसकी एग्जांपल कि आप देखें कि हाथ धोने हैं, समाजी फासला रखना है, इसी तरह थैलेसीमिया के हवाले से जो इसका टेस्ट है और जो विद इन फैमिली मैरिजेस के हवाले से कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके ऊपर रोशनी डालने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को इस चीज़ का पता चले। और इससे प्रिवेंशन मुतवक्के है, और इसके इलाज में ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट और ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके रिज़ल्ट 100% भी आते हैं। सो इस हवाले से मेरी आपके मीडिया के तवस्सुल से ये है गुजारिश कि हुकूमती सतह पे इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए, और जो फेडरेशन है और इसी तरह जो हमारी पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम भी इस पे काम कर रहा है कि जो पेरिफेरल एरिया उनमें जाके वो सैंपल लेते हैं और उसकी स्क्रीनिंग का टेस्ट जारी है। लेकिन इसके साथ साथ जो मज़ीद काम है वो काउंसलिंग का एंड प्रॉपर सेशंस होने चाहिए, जो कि इलिटरेट पीपल जिनको बात समझने में मुश्किल पेश आती है उनको ये समझाया जाए कि भाई बच्चे पैदा करना कोई गुनाह नहीं है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। रमज़ान मुबारक में अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ब्लड देंगे तो कमज़ोरी हो जाएगी और वो रिकवरी नहीं हो शायद, क्योंकि रोज़ा भी रख रहे हैं, डाइट प्रॉपर उस तरीके से ले नहीं रहे होते जबकि ज़्यादा ही खा रहे होते हैं। तो इस मिसकंसेप्शन को दूर करना कितना ज़रूरी है? ये तो आम दिनों में भी लोगों को रहता है, रमज़ान का तो खैर बहाना बनाते हैं बाज़ लोग। लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, फरहान भाई की जो पॉजिटिव चेंज उन्होंने बताया पाकिस्तान का, कि मीडिया ने जो रोल प्ले किया वो तो किया, लेकिन पाकिस्तान की यूथ ने जो रोल प्ले किया ना, आई रियली अप्रिशिएट देम, आई सलूट देम। कि वाकई में जब ये शुरू हुआ था कोरोना का मसला तो हमें सीरियस प्रॉब्लम हो गया था ब्लड का, बहुत सीरियस। लेकिन विद इन 10 डेज विद द अनाउंसमेंट और अवेयरनेस ऑफ मीडिया और सोशल मीडिया, वहाँ हमें रिफ्यूज़ करना पड़ा लोगों को कि सर प्लीज़ अब हमें जी ये बहुत बड़ा चेंज था कि हमें रिफ्यूज़ करना पड़ा लोगों को कि बस ठीक है अब हमारे पास ब्लड है रमज़ान तक का, हम इंशाल्लाह कर लेंगे, अब आप हमें रमज़ान के बाद डोनेट करें। हमारे साथ तो कम से कम ये हुआ, और मेरे कुछ दो सेंटर्स चला रहे हैं उनके साथ भी ये हुआ। उसमें पॉलिटिकल और रिलीजियस पार्टी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अच्छा, दूसरा सवाल आपका कि उससे क्या हुआ, तो मैं नहीं समझता कुछ इतना बड़ा मसला होता है। अगर आप इतना ही मोहतात होना चाहते हैं कि आप रोज़े की हालत में नहीं देना चाहते हैं ब्लड, तो आप अफ्तार के बाद दे दें, इशा के बाद दे दें, तरावियों के बाद दे दें, रिलैक्स टाइम में दे दें। एक और चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि कोविड-19 की वजह से, क्योंकि भूख का चैलेंज हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो लोगों का जो सारा फोकस है इस वक्त राशन और उन लोगों को रिलीफ देने पर हो गया। तो कहीं आप लोगों को डोनेशन में प्रॉब्लम तो नहीं आए? बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा ग्राफ अब तक का रमज़ान का हमारा 30% है। सही। मैं अप्रिशिएट करता हूँ बहरहाल, और मैं कोई मायूस नहीं हूँ। अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। हम 250 बच्चे लेके चल रहे हैं हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, और ये पिछले 2012 से हम ये काम कर रहे हैं। तो ये मुश्किलात आती रहती हैं, किसी ना किसी शक्ल में आती रहती हैं, लेकिन जो काम लोगों ने कर दिया ना, उसके लिए मेरे पास तो कम से कम अल्फाज नहीं है। जो पाकिस्तान की कौम ने अपने भाइयों को सपोर्ट किया, अपनी पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, वो मैं अल्फाज में बयान नहीं, क्योंकि मैं इस फील्ड में प्रैक्टिकल हूँ। हम एक किचन चला रहे हैं पिछले 28 मार्च से 2 महीने से, जहाँ पे रोज़ाना 2000 अफराद का खाना पकता है। अभी हम ईद पर जो है वो 3000 बच्चों को जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनको ईद गिफ्ट्स देने जा रहे हैं। ईद पे हम राशन बैग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
तो ये सब चलता रहेगा निज़ाम। अल्लाह ने सरफराज भाई चला रहा है, अल्लाह ने सरफराज भाई से जितना काम लेना है ना, इतने मामलात, इतने डोनर सपोर्टर सरफराज भाई को, मुझको, पाकिस्तान में 52 ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, उन सबको भेजेंगे। और अल्लाह ताला पता नहीं किस तरह हमारी कौम की मदद करता है, ये हम नहीं जानते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस जैसे आपने कहा कि आते हैं और निमट भी लेते हैं, और अल्लाह ताला हमें जल्दी इन चीज़ों से निकाले। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा प्लीज, मैं हुकूमत पाकिस्तान, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, इसको बहुत सीरियस लें। ये थैलेसीमिया जो है ना, देखें इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो है ब्लड। ये कहीं मैन्युफैक्चर नहीं होता, ना किसी फार्मेसी पे मिलता है। ये ह्यूमन बॉडी से कब तक लेंगे आप ब्लड, कब तक लेंगे आप ब्लड? सही बात है। किस हद तक काम होना है अभी, और क्या जो ना इशूज़ हैं? देखिए मेरा 25 साल से मैं मुंसलिक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हुसैनी ब्लड बैंक का एक नाम है कराची शहर का। 70 से 75% ब्लड जो है वो हुसैनी से, रिलायबिलिटी है, हुसैनी से जाता है। इसी तरह हमारे पास तकरीबन 1/3 जो सिंध के बच्चे हैं वो हम उनको, ये मदद तो अल्लाह ताला करती है, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। हालांकि ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, लेकिन मैं तमाम NGOs को सलाम करता हूँ। आज का दिन का मकसद भी यही है, हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो इसमें काम कर रही हैं, जो NGOs हैं, अगर ये काम ना करें तो न जाने इन बच्चों का अशर क्या हो, और किस तरह। एक वक्त था जब ये 8-10 साल में इनका इंतकाल हो जाता था, लेकिन ये NGOs की मदद है, और NGOs ने बाकायदा कम्युनिटी में जाके काम किया, और कम्युनिटी ने सपोर्ट किस तरह किया, लहू दे के अपना। अगर ये कम्युनिटी इनको ब्लड ना दे, इनकी तो ज़िंदगी इसके ऊपर है। एक बच्चे को साल में 20 बोतलें चाहिए। तो हम ये बहुत बड़ा, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, आज का दिन आपके चैनल के तवज्जुह से मैं तमाम ऑर्गेनाइजेशन को जो इन बच्चों के लिए मदद कर रही हैं, मैं थैलेसीमिया फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से भी मैं इन सबको काबिल तहसीन है, और अल्लाह ताला जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करे। जहाँ तक आपकी बात है कि चैलेंजेस तो इसमें बहुत हैं। देखिए वो एक फैमिली जो जिसके घर में बच्चा होता है, वो माँ पूरी ज़िंदगी उस बच्चे की, उसको हर 15 दिन बाद देखे अस्पताल जाती है, बहुत मुश्किल है, तकलीफ दे बहुत। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये खाली ब्लड देना ही नहीं है, इसके अलावा जब हम उनके अंदर आयरन डालते हैं ना बहुत, तो एक्सेस आयरन जो है वो उनकी तिल्ली में जमा हो जाता है, उनकी जिगर में जमा होता है, उनके गुर्दे में होता है, और एक वक्त वो आता है दिल की झिल्ली में भी जमा हो जाता है। हमें ज़रूरी है 20 बोतलें लगें, या अगर 2000 तक उनका हेमोग्लोबिन आयरन लेवल हो जाए, तो हम आयरन क्रिएशन कराना ज़रूरी है। अब ये आयरन क्रिएशन की जो दवाइयाँ हैं ये बहुत कॉस्टली हैं, और ये रेगुलर अगर हम ब्लड लगाना कोई मसला नहीं है, लेकिन अब हर चीज़ के साथ और भी चीज़ें। मेरे पास क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, फरहान साहब से भी फाइनल कमेंट ले लेते हैं। जी फरहान साहब, क्या कहना चाहते हैं आज के दिन के हवाले से आप, वेरी क्विकली? जी, आज के दिन के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी कौम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है इस चीज़ में कि उनमें खिदमत का बड़ा जज्बा है। तो इस जज्बे को ही लेकर आगे चलना चाहिए, और ब्लड डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और जिस तरह आपके बाल और नाखून बढ़ते हैं, इसी तरह आपकी बॉडी में ब्लड भी बनता है इसी तरह। और आप लोगों से गुजारिश है कि इसमें दूसरी जो कार खैर है उसमें भी हिस्सा डालें, और गवर्नमेंट भी इसके रिसोर्स में NGOs को सपोर्ट करें। ये आज के दिन के हवाले से मैसेज है। सही, तो जहाँ पर कोरोना का चैलेंज है, वहाँ हमारे मुल्क में और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बात यही है कि हमें सब चीज़ों को, जैसे हम सारे घर वालों को लेके साथ चलते हैं, तो हमें अपने मुल्क के अंदर तमाम चीज़ों को लेके साथ चलना है, तो कहीं पे भी कोई इग्नोर ना हो जाए। और इस कौम ने बहुत अच्छा किया है, ये आगे भी बहुत अच्छा करेगी, उम्मीद भी यही, और अल्लाह ताला हमारी इसमें मदद फरमाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग इन द शो। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, हमें दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। सुबह सवेरे